हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ सिंथेसिस के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इस सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी हुई थी। अब आज का जो हमारा वीडियो है एडजेक्टिव क्लॉज पर ही बेस्ड है, लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। अर्थात आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज हम अपना जो टॉपिक है उसको आरंभ करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा कि एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो हमने एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ा हुआ है कि एडजेक्टिव क्लॉज वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर के प्रयोग करने से बनता है। फिर हमने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर क्या है, फिर उसके हमने एक टेबल से आपको समझाया अपने पिछले वीडियो में। तो आज हम जो है अब पढ़ते हैं कि जिसमें से रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है कि हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, है ना, और दैट और एज, तथा रिलेटेड में क्या पढ़ा वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। इनको क्रम से हम लोग जो है पढ़ते हैं। इसमें से रूल नंबर पहला है हु, हुम और हुज का प्रयोग केवल मनुष्य जाति के लिए करते हैं। जिसमें हु का प्रयोग कर्ता कारक में, हुम का कर्म कारक में तथा हुज का संबंध कारक में करते हैं। क्या क्या हमने लिखा कि पहली बात तो हमने लिखी कि हु, हुम और हुज का प्रयोग केवल मनुष्य जाति के लिए करना है। ठीक है। फिर इसमें से हु का प्रयोग करेंगे तो किस कारक में करेंगे, कर्ता कारक में। हुम का प्रयोग कर्म कारक में और हुज का प्रयोग संबंध कारक में। अब इनको जो है हम और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर का प्रयोग ठीक उसके एंटीसीडेंट के बाद होता है, अर्थात पूर्ववर्ती नाउन। जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा गया, बताया गया है, ठीक है ना, उसी को जो है हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, रिलेटिव ऑर्डर की मदद से एडजेक्टिव क्लॉज में बदलना है। ठीक। तो देखिए कैसे, पहले हम एग्जांपल लिखते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि कब हमको जो है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। आई सा अ मैन, ही वाज वेरी पुअर। मैंने एक आदमी को देखा, मैंने एक आदमी को देखा है, मैं एक आदमी से मिला। ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। तो देखिए हमें एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे हमने नाउन क्लॉज में आपको बताया कि कब हमको नाउन क्लॉज के प्रयोग से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो उसमें हमने बताया था कि जब जो है एक कार्य में किसी तथ्य, घटना, विचार, सलाह, सुझाव को दूसरे में तो माना गया है तो न माना गया हो, तो हम लोग नाउन क्लॉज प्रयोग करते थे। अब एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हमें दो वाक्यों का जोड़ना है। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनाते हैं जब पहले सेंटेंस में कोई नाउन आया हो। आया है नाउन, यहाँ भी नाउन आ सकता था, यहाँ भी नाउन आ सकता था, लेकिन ऐसा नाउन आया हो जिसके बारे में दूसरे सिंपल सेंटेंस में
ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई गुण दोष रूप रंग पर प्रकाश डाला गया हो, अर्थात किसी तरह से उस नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में चर्चा की गई। तो जिस सेंटेंस में नाउन के बारे में चर्चा की गई होती है, वर्णन किया गया होता है, उसी हम जो है सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? आई सा मैन, पहली बात तो एक मानव जाति का बोध हुआ, तो हमें इनमें से प्रयोग करना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि दूसरे सेंटेंस में इस नाउन का स्थान क्या है? कर्ता का है। कर्ता का है तो हमें क्या प्रयोग करना है? हु का। अब ये क्या हो जाएगा? आई सा अ मैन हो गया। अब देखिए कह रहा है इसी के तुरंत बाद हमको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो क्या लगाना है हमको? हु। अगर इसे हम दूर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना हमको जरूर ध्यान रखना है इसके बाद में कि जो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव का प्रयोग है उसके ठीक एंटीसीडेंट के अनुसार ही करेंगे। अब देखें, जब हमने एक प्रोनाउन लगाया तो एक प्रोनाउन हमको हटाना है। जब एक प्रोनाउन हमने लगा दिया तो दूसरा प्रोनाउन हमको क्या करना है? हटाना है, बाकी सेम रख देना है। Who was very poor। अब हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं, इसका अर्थ जो एडिशन है कि नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लास शुरू हो गई, ये हमारी हो गई एडजेक्टिव क्लास और ये हो गई इधर की हमारी प्रिंसिपल क्लास। ठीक, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत गरीब था, जो हो गया। एक और गया, ही इज महेश, वो महेश है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, तो अब हम दूसरे वाक्य में देखें कि किसके बारे में चर्चा हुई। हमें लगता है महेश को लेकर चर्चा हुई कि मैं महेश को बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, तो ये इसका स्थान कहाँ है? कर्म की जगह। दूसरे वाक्य में देखें, है कर्म की जगह, तो कर्म के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? होम। तब क्या हो जाएगा? ही इज महेश whom आई लाइक। हमने एक प्रोनाउन लगाया तो एक को क्या करेंगे? हटा देंगे, वेरी मच। एक और सेंटेंस लेते हैं, सी इज नैनी, हर फादर इज अ फिजिशियन। वो नैनी है, उसके पिता क्या है? एक फिजिशियन, एक डॉक्टर है, वैद्य है। तो भाई देखिए, किसके पिता? नैनी के। तो नैनी का और इनके पिता से संबंध है, तो संबंध दिखाने के लिए हमको क्या प्रयोग करना होता है? हुज। तो नैनी और पिताजी के बीच में संबंध है, तो इससे भी संबंध है। अब क्या हो जाएगा? जब एक पजेसिव लगा देंगे तो एक पजेसिव हटा देंगे, अब क्या हो जाएगा? ये सी इज नैनी whose father is a physician। ये हमने पढ़ा कि होम होज का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर हमारा दूसरा है, और दूसरा क्या है? हमने जो है होम होज पढ़ लिया, अब आया विच। तो विच का प्रयोग, विच का प्रयोग पशु पक्षी पेड़ पौधे फल फूल कीड़े मकोड़े इमारतों धार्मिक पुस्तकों तथा निर्जीव वस्तुओं आदि के लिए कर्ता कारक
तथा कर्म कारक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखा भाई हमने कि बीज का प्रयोग पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल, कीड़े मकोड़े, इमारतों, धार्मिक पुस्तकों तथा निर्जीव वस्तुओं आदि के लिए किया जाता है। और किस रूप में करते हैं? कर्ता कारक और कर्म कारक। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। He bought a beautiful horse. It runs very fast. उसने खूबसूरत घोड़ा खरीदा था। इट रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो भाई यहाँ पर किसके बारे में चर्चा हुई? किसको लेकर के? हार्स को लेकर के। और हार्स क्या है? एक पशु है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है? विच का। तब क्या हो जाएगा? ही बॉट अ ब्यूटीफुल हार्स विच। अब यहाँ पर हमने एक प्रोनाउन लगाया तो एक प्रोनाउन को क्या कर दिया? हटा दिया। रन्स वेरी फास्ट। एक और एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग द रामचरित मानस। It is a holy book of Hindus. क्या हमने सेंटेंस लिखा कि वह रामचरितमानस पढ़ रही है। इट इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज, ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो भाई दूसरे सेंटेंस में किसको लेकर के चर्चा हुई? रामचरितमानस को लेकर के। तो वही तो हमारा नियम कह रहा है कि जब एक सिंपल सेंटेंस में कोई नाउन आया हो और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसी नाउन के बारे में उसकी अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, रूप, रंग, प्रकाश अलग हो या उसको लेकर किसी तरह की चर्चा की गई, जिसमें चर्चा की गई है उसको मॉडरेटिव क्लास में चेंज कर देना है। तभी क्या हो जाएगा? शी इज रीडिंग द रामचरितमानस। इट किसके लिए आया? इसके लिए। अब इसके प्रोनाउन हम क्या लगाने जा रहे हैं? विच हो गया। विच इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। अब अगला नियम हमारा तीसरा है कि व्हाट और दैट का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझे, व्हाट और दैट इनमें से किसी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक, दोनों निर्जीव के लिए। जैसे कविता gave me a gift। It was very costly। कविता ने मुझे एक उपहार दिया। इट वॉज वेरी कॉस्टली, वो बड़ा महंगा था। तो भाई ये कौन बहुत महंगा था? गिफ्ट। तो गिफ्ट को लेकर के, ना कि इस नाम को लेकर के। इस नाम को लेकर दूसरे सेंटेंस में चर्चा की गई है और जिसकी चर्चा की गई वो निर्जीव, तो इसके लिए हम वाट लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं।
एर्थ की विच भी लगा सकते हैं। अब क्या बनेगा, कविता गेव मी अ गिफ्ट। चाहे वाट लगा लो चाहे दैट लगा लो, दैट लगाया, इसको हटा दिया, बाकी वेरी कॉस्टली। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। एक और एग्जांपल, गिव मी द पेन, मुझे वो कलम दो। इट इज लाइंग ऑन द टेबल, वो मेज पर पड़ा हुआ है। तो भाई मेज पर कौन सी चीज पड़ी हुई है, पेन। निर्जीव है, इसमें वर्ड लगा सुधार लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, गिव मी द पेन दैट इज लाइंग ऑन द टेबल। अगला नियम कह रहा है चौथा, एज का प्रयोग सच, सच का अर्थ क्या होता है, ऐसा, ऐसी, ऐसे, या सेम। इसका क्या अर्थ होता है, वैसा, वैसी, वैसे के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, सम बॉयज आर वैगाबॉन्ड, कुछ लड़के आवारा किस्म के होते हैं। डू नॉट या डोंट लिव विथ सच बॉयज, क्या कर ऐसे लड़कों के साथ न रहो। तो भाई कैसे लड़कों के साथ रहो, जो आवारा होते हैं। तो भाई इसको जब इधर लाएंगे तभी तो हम इसके बाद आज लगा पाएंगे। तब क्या हो जाएगा, डू नॉट लिव विथ सच बॉयज, डू नॉट लिव विथ सच बॉयज एज, क्या लगाना है, एज। अब जो है यहाँ मैं लगा दिया, अब यहाँ एज बॉयज का काम खत्म। अब क्या हो जाएगा, आर वैगाबॉन्ड। अब दूसरा एक एग्जांपल और ले लें, यू बॉट ए डॉल, इन द फेयर। This doll is same of it। तो कह रहा है तुमने एक मेले में गुड़िया खरीदी थी, दिस डॉल इज सेम ऑफ इट, यह गुड़िया बिल्कुल उसी की जैसी है, वैसी ही है। तब क्या हो जाएगा, इसको पहले लाए तभी तो लगा पाएंगे। तब क्या होगा, दिस डॉल इज सेम एज, ठीक। इसको मैं हटा देना है, किस लिए, डाल के लिए हटाने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, दिस डॉल इज सेम एज यू बट, ठीक है। अब डाल एक बार रख चुके हैं, तो अब हमें रिपीटेशन चाहिए नहीं, तो इसको भी हम हटा देंगे। क्या हो जाएगा, इन द फेयर। ये था हमारा एज। अब अगला नियम है, अभी तक हमने जो है इन चार नियम में किसको निपटाया, रिलेटिव प्रोनाउन को। अब रिलेटिव एडवर्ब को हम पूरा एक साथ निपटा रहे हैं। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि वाई का प्रयोग कारण प्रकट करने के लिए, ठीक। वेन का प्रयोग टाइम, समय। वेयर का प्रयोग
स्थान तथा हाउ का प्रयोग ढंग या तरीका प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल से देख लें, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन, मुझे कारण नहीं पता है। तो भाई को कारण बता रहा है। अब देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि नाउन क्लॉज भी, सच में नाउन क्लॉज है। अगर हम रीजन को हटा के रख दें, रीजन का प्रयोग ना कर दें, सीधे वाई कर दें, तो सीधे नाउन क्लॉज में चला जाएगा। और अगर हम रीजन को रख दें, ठीक है, इसके बाद वाई रखें तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। आई डू नॉट नो द रीजन वाई, रीजन में क्या ना कारण में वाई। अब जो बचा उसको रख दीजिए, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। अगला सेंटेंस, महात्मा गांधी was born in a place महात्मा गांधी was born in a place, please tell me about the place, कृपया मुझे उस स्थान के बारे में बताओ। तब क्या हो जाएगा, प्लीज टेल मी अबाउट द प्लेस, वेयर, प्लेस के लिए क्या ना है, वेयर महात्मा गांधी वाज बोर्न। अगला सेंटेंस, you will depart to Lucknow, please tell me the time, प्लीज टेल मी द टाइम, क्या पूछ रहा है, टाइम। अब क्या हो जाएगा, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन, उसको रख दीजिए, यू विल डिपार्ट टू लखनऊ। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ नियम जिनके द्वारा हमने जो है आप लोगों को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाया है। और आशा है कि आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।